हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जीएस स्टडी। आज हम लोग पॉलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसको अच्छे से एनालाइज करेंगे, डिस्कशन करेंगे। उसमें क्या सब आर्टिकल है, क्या सब प्रिंसिपल है उसके, वो सारे डिस्कशन करेंगे। पॉलिटी पे ऑलरेडी एक दो डिस्कशन हो चुका है, आप लोग अगर नहीं देखे हैं उसके काफ़ी एमसीक्यू भी जो चैप्टर वाइज डिस्कशन हुआ है आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप लोग देख सकते हैं। आज देखेंगे हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो पहले देखते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको कि हम लोग शॉर्टकट में डीपीएसपी भी बोलते हैं, वो क्या है देख लेते हैं उसको। The principle that guide the state as it create policies for its citizen are known as directive principle of state policy। मतलब जो प्रिंसिपल है वो गाइड करता है स्टेट को, जब मतलब स्टेट बनाता है अपना पॉलिसीज वगैरह बनाता है उसके सिटीजन के लिए, ये इंडियन स्टेट के लिए पर्टिकुलरली है, तो वो जो बनाता है वो जो प्रिंसिपल है उसी को ही हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोलते हैं। ये क्या है? दिस डीपीएसपी, डीपीएसपी मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हम लोग डीपीएसपी ही इसको बोलेंगे। सर्व एज गाइड फॉर द स्टेट, ये एक गाइड है, मतलब पॉलिसी जब भी स्टेट का बनाए ये कुछ गाइडेंस है हमको, जैसे कहीं पे मिलता है, जैसे कि हम लोग गाड़ी चलाते हैं फॉर एग्जांपल, तो कुछ गाइडेंस होते हैं कि लेफ्ट साइड में चलाना और ट्रैफिक रूल मान के चलना, उसी हिसाब से ये भी एक गाइडेंस है कि स्टेट अपना पॉलिसी कैसे बनाएगा उसके सिटीजन के लिए। तो जब भी हम लोगों का न्यू लॉ ड्राफ्टिंग होता है इसको एक मतलब ध्यान में रखते हुए डीपीएसपी को बनाया जाता है। लेकिन ये है कि ए सिटीजन हैज नो लीगल अथॉरिटी टू कंपेल द स्टेट टू एडहियर टू द डीपीएसपी, मतलब ये दिया है कि इसका कुछ लीगल अथॉरिटी लेकिन नहीं है डीपीएसपी का। जैसे कि फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट्स हम लोगों का हो गया, फंडामेंटल राइट क्या हो गया, उसका लीगल अथॉरिटी है। अगर हम लोगों का फंडामेंटल राइट स्टेट नहीं मान रहा है तो उसके अगेंस्ट में हम कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते हैं। लेकिन ये जो सिस्टम है ये डीपीएसपी पे लागू नहीं होता है। आप लोगों का अगर मतलब लीगल अथॉरिटी नहीं है, इसका ले सकता है स्टेट, नहीं भी ले सकता है, इसके अगेंस्ट में हम लोग कोर्ट में नहीं जा सकते हैं कि डीपीएसपी में जो सब आर्टिकल है, जो सब लिखा हुआ है उसमें वो सब पूरा नहीं हुआ तो हम लोग कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकते हैं। और ये कौन सा पार्ट में है? पार्ट आईवी, पार्ट आईवी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 36 to 51, ये याद रखिएगा। आर्टिकल 36 से लेके 51 तक जो जितना भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है उसमें डीपीएसपी का सारा आर्टिकल मेंशन है। और ये कौन सा पार्ट में है? पार्ट आईवी में है। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल, तो इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं कि डीपीएसपी जो पास हुआ था उसका बैकग्राउंड हम लोग देख लेते हैं, उसका हिस्ट्री क्या था। तो जब गवर्नमेंट का इंडियन एक्ट आया था, इंडियन गवर्नमेंट का 1935 में, ये आज़ादी से पहले, हम लोगों का आज़ादी से पहले आपको याद होगा इंडियन काउंसिल एक्ट आया था एक गवर्नमेंट का, इंडियन गवर्नमेंट का, जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे था 1935 में, उसी में ही इसका डायरेक्टिव प्रोवाइड किया गया था। और ये क्या हुआ, जब हमारा देश आज़ाद हुआ, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया, वो 1950 में आया होगा, आपको याद होगा 1950 में आया था। तब ये सारे पॉलिसी क्या हुआ, कुछ कुछ और उसमें ऐड करके इंक्लूड करके उसको इंटीग्रेटेड किया गया था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। और इसका सोर्स कहाँ था, मतलब इसका ओरिजिन कहाँ है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जो है वो ओरिजिन एक्चुअली है स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन जो है वहां से ओरिजिन हुआ है। और यहाँ से जो इरिश कॉन्स्टिट्यूशन था इंग्लैंड का, वो वहां से लिया था। और इंडिया का जो है वो इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था। कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि डीपीएसपी जो है कहाँ से बोरोड किया हुआ है, तो आपका आंसर होगा इरिश कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन ये जो प्रिंसिपल ओरिजिन हुआ था स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से। तो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल का कुछ क्लासिफिकेशन भी है, मतलब उसका प्रिंसिपल ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल, आइडियोलॉजिकल सोर्स और ऑब्जेक्टिव के हिसाब से इसको 3 हिस्से में बांटा गया है। 3 टाइप का है। क्या क्या? एक है सोशलिस्ट प्रिंसिपल, और एक है गांधीयन प्रिंसिपल, और एक है लिबरल एंड इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। तो ये 3 हिस्सा में आप लोग इसको बांट सकते हैं। किस बेसिस पे? आइडियोलॉजिकल सोर्स और ऑब्जेक्टिव बेसिस पे। तीनों को हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। पहले देखेंगे हम लोग कि इसमें सोशलिस्ट का जो प्रिंसिपल क्या है। देखिए ये स्टार्ट होता है आर्टिकल 38 से। 38 आर्टिकल क्या है? इसमें दिया है कि द स्टेट शैल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल by securing and protecting a social order, by ensuring social, economic and political justice, and by minimizing
inequalities in income, status and facilities and opportunity। तो ये है सोशलिस्ट का प्रिंसिपल। सोशलिस्ट का प्रिंसिपल क्या होता है कि इकोनॉमिकली जो है वहाँ पे हमारे मतलब कोई भी स्टेट में कम इनइक्वालिटीज होना चाहिए, स्टेटस जो फैसिलिटीज और अपॉर्चुनिटी जो है वो सबको बराबर से मिलना चाहिए। तो आर्टिकल 38 में ये दिया हुआ है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 39। इसमें क्या है, ये स्टेट को मतलब कुछ प्रोवाइड करता है। कौन सा गाइडेंस? पर्टिकुलर डायरेक्टर इन पॉलिसीज, कुछ गाइडेंस है इसमें भी। आर्टिकल 39 में क्या क्या दिया है कि स्टेट जो है एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड टू ऑल सिटीजन, ये प्रोवाइड करना चाहिए। जो हमारा स्टेट है लाइवलीहुड हो गया, हर एक सिटीजन को प्रोवाइड करना चाहिए। और आर्टिकल 39 में क्या है, द ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज शैल बी ऑर्गेनाइज्ड इन ए मैनर टू सर्व द कॉमन गुड। मतलब सबको जितना भी जो हमारा ओनरशिप है और जो मटेरियल रिसोर्सेज है वो ऐसे यूज होना चाहिए कि वो सबके बेनिफिट के लिए काम आए। और हो गया क्या करना चाहिए, द स्टेट शैल अवॉइड कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन ए फ्यू हैंड्स। मतलब जो इकोनॉमिकली इनइक्वालिटी है वो मतलब एक जगह किसी एक व्यक्ति के पास कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए। सारा संपत्ति का कंसंट्रेशन एक व्यक्ति या फ्यू मतलब कुछ गिने चुने के हाथ में नहीं होना चाहिए, मतलब इकोनॉमिकली इक्वल होना चाहिए। और उसके बाद दिया है इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर मैन एंड वीमेन, जो है जेंडर इक्वालिटी। ये होता है जेंडर इक्वालिटी, मतलब मैन और वीमेन को सेम वर्क के लिए इक्वल वेजेस मिलना चाहिए, उनका सैलरी सेम होना चाहिए। और क्या हो गया, प्रोटेक्शन ऑफ स्ट्रेंथ एंड हेल्थ, मतलब वर्कर का जो हेल्थ के लिए और स्ट्रेंथ के लिए ये स्टेट प्रोटेक्शन करना चाहिए। और नेक्स्ट दिया है चाइल्डहुड एंड यूथ शैल बी नॉट बी एक्सप्लॉइटेड, मतलब चाइल्ड को और यूथ को एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए। ये हो गया आर्टिकल 39 में। और क्या है, आर्टिकल 41 है। 41 क्या दिया है, टू सिक्योर द राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबिलिटीज। देखिए हमारा इंडिया में बहुत सारा ऐसा प्रोविजन है, जैसे कि ओल्ड एज को मिलता है कुछ स्टेट को, जिनको पेंशन के बेसिस पे या फिर मदद महीने महीने उनको मिलता है। सिकनेस के लिए है, या जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए भी अलग से एक वेलफेयर स्कीम चलाया जाता है। कुछ एक्ट्स हैं उनके लिए, रिजर्वेशन प्रोवाइड करता है। ये सब हो गया आर्टिकल 41 के तहत। और इसके बाद आता है आर्टिकल 42। 42 के में क्या दिया है कि द स्टेट shall make provision for securing just and human condition to work and maternity relief। maternity relief भी आपको पता होगा, हमारा स्टेट जो है एक्ट है इसका भी एक्ट है मैटरनिटी रिलीफ के। और ह्यूमन कंडीशन होना चाहिए जहाँ पे वर्कर काम करते हैं। ये हो गया कुछ प्रिंसिपल, जितना भी प्रिंसिपल था पीएसपी में सोशलिस्ट प्रिंसिपल के बेसिस पे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे गांधीयन प्रिंसिपल पे क्या है। और भी कुछ है इसका सोशलिस्ट प्रिंसिपल, जैसे कि आर्टिकल 43 हो गया, द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर ऑल वर्कर ए लिविंग वेजेस एंड डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ वर्कर के लिए। नेक्स्ट फिर देता है कि वर्कर का कुछ पार्टिसिपेशन होना चाहिए मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज में। ये है आर्टिकल 43 है, इसको बाद में ऐड किया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था। और नेक्स्ट 47 में दिया है कि जो है लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग पीपल इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ। ये है आर्टिकल 47। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या कुछ गांधीयन प्रिंसिपल पे कौन सा डीपीएसपी वगैरह है। आर्टिकल 40 पहले हो गया कि जो है यूनिट ऑफ सेल्फ पंचायती राज हम लोगों का जो हो गया कि स्टेट मतलब करना चाहिए ऐसा कुछ कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए कि जो पावर को डिसेंट्रलाइज करे, डिसेंट्रलाइजेशन गवर्नमेंट होना चाहिए। तो ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत एज ए यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। तो हमारे यहाँ पे जो हुआ था 73rd अमेंडमेंट और 74 अमेंडमेंट, उसके तहत पंचायती राज को लीगल स्टेटस दिया गया था। ये हो गया आर्टिकल 40। जो महात्मा गांधी थे वही चाहते थे कि जो हम लोगों का पॉलिटिकल सिस्टम हो वो स्टार्ट हो विलेज, वो विलेज सेल्फ गवर्नमेंट चाहते थे। और जो है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर भी चाहते थे, ये उनका आइडल था। 43 में क्या दिया है कि जो प्रमोट कॉटेज इंडस्ट्री वगैरह जो है उसको, और कोऑपरेटिव बेसिस, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कॉटेज इंडस्ट्री। महात्मा गांधी का आइडियल ये भी था कि वो हो डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब वही हो गया कि गांव में जो सब हो रहा है, छोटा छोटा यूनिट सब जो हो रहा है उसको गवर्नमेंट कोऑपरेट करे। बाकी हो गया आर्टिकल 43B।
इसमें क्या दिया है, टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन एंड ऑटोनोमस फंक्शनिंग डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। और ये हो गया क्या, कॉटेज इंडस्ट्री। नेक्स्ट हो गया सेल्फ गवर्नमेंट, विलेज सेल्फ गवर्नमेंट। नेक्स्ट कुछ है गांधीयन प्रिंसिपल, जैसे कि आर्टिकल 46 में दिया है, टू प्रमोट एजुकेशन ऑन इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन, जैसे कि शेड्यूल कास्ट हो गया, शेड्यूल ट्राइब हो गया और बाकी जितने भी वीकर सेक्शन है। आर्टिकल 47 में क्या दिया है कि जो है हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए स्टेट को, और जो है बंद करना चाहिए जो कंजप्शन कर रहे हैं इंटॉक्सिकेंट ड्रिंक, जैसे कि ड्रिंक लोग लेते हैं या फिर ड्रग्स लेते हैं और जो कि इंज्योर कर सकता है हेल्थ को। गांधी चाहते थे कि ये सब का बंद करना चाहिए स्टेट। ये है आर्टिकल 47 में। 48 में क्या है, जो एनिमल्स जितने भी हैं उनका जो है ख्याल रखना चाहिए स्टेट को, बंद करना चाहिए स्लैटर ऑफ काउ, फ्लैब एंड अदर मेल्स एंड ड्रॉट कैटल, इम्प्रूव देयर ब्रीड, उनका ब्रीड इम्प्रूव करना चाहिए। ये कुछ था गांधीयन प्रिंसिपल। आर्टिकल सब याद रखिएगा, आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसमें। फिर नेक्स्ट आता है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। इनके भी कुछ प्रिंसिपल हैं जो कि डीपीएसपी में इंक्लूडेड है, जैसे कि आर्टिकल 44 हो गया। ये क्या, सिटीजन को एक यूनिफॉर्म सिविल कोड देना चाहिए, मतलब पूरे टेरिटरी में एक ही सिविल कोड जो है हम लोगों का वो अभी मतलब अलग है, हालांकि ये पास नहीं हुआ है अभी आर्टिकल 44, लेकिन जो है ये चाहते थे लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल स्टेट को कुछ गाइडेंस देता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में होना चाहिए। आर्टिकल 45 हो गया, टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर, जैसे कि आंगनबाड़ी है, हिंदी में बोलते हैं इसको, तो वो प्रोवाइड करना चाहिए। 6 साल से पहले बच्चों को कुछ एजुकेशनल मतलब और चाइल्डहुड केयर, न्यूट्रिशन का भी ध्यान रखना चाहिए। ये है आर्टिकल 45 में। आर्टिकल 48 में क्या है, टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंडरी ऑन मॉडर्न और साइंटिफिक लाइन। आर्टिकल 48A है क्या, टू प्रोटेक्ट and improve the environment and to safeguard the forest and wildlife of the country। ये भी बाद में ऐड किया हुआ था, ये environment को protection देने के लिए ये आर्टिकल था 48A। नेक्स्ट कुछ लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल था, जैसे कि आर्टिकल 49 हो गया कि प्रोटेक्ट करना चाहिए हमारा ओल्ड हेरिटेज जितना भी है, हिस्टोरिकल इंटरेस्ट जितना भी है, जैसे कि मंदिर हो गया, बड़ा बड़ा मॉन्यूमेंट सब हो गया, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए देश को। और नेक्स्ट आर्टिकल 50 में दिया है सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, पावर एक जो है कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए। जो जुडिशियरी का पावर है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, ये सब का पावर बटा मतलब सेपरेशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जुडिशियरी ऑटोनॉमिकली अपना ऑटोनॉमिकली नहीं ले पा रहा है, उसको एग्जीक्यूटिव जो है उसके काम में बाधा डाल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। देखिए पावर जब एक जगह कंसंट्रेशन हो जाता है वो करप्शन में कन्वर्ट हो जाता है, तो सेपरेशन ऑफ पावर एक डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही जरूरी है। आर्टिकल 51 हो गया, इट डिक्लेयर दैट टू एस्टैब्लिश इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। आर्टिकल 51 क्या हुआ कि इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया हमेशा पीस और सिक्योरिटी को मतलब मेंटेन रखना चाहिए। देखिए ये जो है ये कुछ गाइडेंस था स्टेट के लिए कि जब भी वो पॉलिसी या लॉ बनाए, नया कुछ कानून लाए, तो ये सब ध्यान में रखते हुए उसको ड्राफ्ट करे, जो भी लॉ करे या रेगुलेशन करे। देखिए कुछ अमेंडमेंट भी हुआ है डीपीएसपी में, देख लेते हैं क्या क्या अमेंडमेंट हुआ है। पहले तो हुआ था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1976 में हुआ था। ये क्या हुआ, कुछ नया मतलब चेंज किया, कुछ ऐड किया, कुछ नया डायरेक्टिव, और ये पार्ट IV को थोड़ा सा चेंज किया। पार्ट IV में ही है डीपीएसपी, देख लेते हैं क्या ऐड हुआ था तब, तो इंदिरा गांधी का सरकार था। आर्टिकल 39A ऐड किया हुआ था। ये क्यों ऐड किया गया था, क्या मतलब प्रोवाइड करता है, टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर। लीगल जो है उनको सहायता मिलना चाहिए पुअर को, क्योंकि वो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लीगल में जितना भी फीस वगैरह होता है तो फ्री में वो करना चाहिए। बाद में ऐड हुआ था इसी में ही 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 43A, जहाँ पे कि था एक कि पार्टिसिपेशन होना चाहिए वर्कर्स का मैनेजमेंट और इंडस्ट्री में। नेक्स्ट हुआ था आर्टिकल 48A, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरनमेंट। ये तीनों जो आर्टिकल मतलब ऐड हुआ था वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में जो हुआ था तब ऐड किया हुआ था।
और हुआ था नेक्स्ट 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, ये जो है आर्टिकल 38 में एक सेक्शन इंसर्ट किया गया था टू मिनिमाइज इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज। जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज है, पावर कंसंट्रेशन एक जगह पे हो जाता है, उसके लिए एक नया सा सेक्शन ऐड हुआ था आर्टिकल 38 में। नेक्स्ट हुआ था 86th अमेंडमेंट ऑफ 2002। ये क्या चेंज किया था? आर्टिकल 45 को चेंज किया था। और एलिमेंट्री एजुकेशन को जो है फंडामेंटल, पहले देखिए आर्टिकल 45 में, अभी हम लोग 45 देखे थे कि आंगनबाड़ी का मैं बताई थी 6 साल पहले का जो बच्चों का एजुकेशन का ध्यान रखना चाहिए तब, लेकिन इसमें पूरा मतलब जो है एजुकेशन दिया हुआ था। लेकिन इस साल जो है ये 86 जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें चेंज किया हुआ था, और वो जो लिखा हुआ था उसको आर्टिकल 21A जो कि फंडामेंटल राइट है अभी, उसमें ऐड कर दिया गया था और 45 में डाल दिया गया था कि 6 साल पहले से बच्चों को एजुकेशन और न्यूट्रिशन दिया जाए। ये चेंज किया हुआ था। बाद में 2009 में राइट टू एजुकेशन भी एक्ट आया था, उसके तहत लीगल एक स्टेटस मिला था इसको। तो अभी जो है राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट्स है। कुछ मतलब इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ था इसका, तो स्टेट को तो प्रोवाइड कर दिया कुछ गाइडेंस। अब देख लेते हैं कि कहाँ स्टेट उसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है, ऐसा कौन सा एक्ट है कहाँ पे ये इम्प्लीमेंट किया हुआ है। देख लेते हैं पहले, जैसे कि आर्टिकल 21A है, जब ऐड किया गया था ये, अभी हम लोग देखे थे कि 86 तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2002 जो कि राइट टू एजुकेशन फिर प्रोवाइड किया था। तो यहाँ पे डीपीएसपी एम्प्लॉयमेंट और जितना भी हम लोगों का वेलफेयर प्रोग्राम वगैरह है, जितना भी लेबर रिफॉर्म हुआ, जो भी हुआ, तो वो डीपीएसपी के तहत ही हुआ है। जैसे कि लेबर रिफॉर्म में मिनिमम सैलरीज का एक्ट हो गया, या फिर कोड ऑन वेजेस हो गया। चिल्ड्रन जो है, जिसका चिल्ड्रन एक्ट आया था, बॉन्डेड लेबर को हटाया गया था, एबोलिशन किया गया था उसका एक्ट। नेक्स्ट हो गया जो पंचायती राज, आर्टिकल 40 हम लोग देखे थे, मैंने ये बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन पास किया था 73rd और 74th अमेंडमेंट की विलेज में जो है सेल्फ गवर्नमेंट लाने के लिए और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डेमोक्रेसी करने के लिए। नेक्स्ट हो गया कॉटेज इंडस्ट्री के लिए, आर्टिकल 43 में मेंशन है, जिसके तहत कि खदी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन बना था, हैंडीक्राफ्ट बोर्ड बना था और बना था सिल्क बोर्ड बना था। तो जो है आर्टिकल 43 जो कि डीपीएसपी में ही है, तो इसी के तहत ये बनाया गया था। रूरल एरिया डेवलपमेंट हो गया, रूरल एरिया डेवलपमेंट में क्या किया है गवर्नमेंट, बहुत सारा डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाता है, जैसे कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, मनरेगा हो गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट ये हो गया। हेल्थ के लिए क्या किया है, बहुत सारा मिशन चलाया गया है, हाल फिलहाल में आयुष्मान भारत का आप लोग तो जानते ही होंगे। उसके बाद हो गया नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, ये भी चल रहा है। और नेक्स्ट हो गया एनवायरमेंट एंड हेरिटेज प्रोटेक्शन के लिए भी गवर्नमेंट बहुत सारा स्टेप लिया है, जैसे कि एनवायरमेंट के लिए वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, वाटर कंजर्वेशन एक्ट है, ये सब जो है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए। और हेरिटेज के लिए एक अलग से जो है बनाया गया है इंस्टीट्यूशन, जैसे कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, जो कि पुराना जितना भी हम लोगों का हेरिटेज साइट है, नेशनल इंटरेस्ट है, उनको प्रोटेक्शन का जिम्मेदारी उसको है। और भी एक पास हुआ था एक्ट, जैसे कि हेरिटेज एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन्स एक्ट पास हुआ था, ये 1958 में पास हुआ था। तो ये सब जो जितना भी एक्ट पास हुआ था वो किसके तहत हुआ था, डीपीएसपी का जितना भी गाइडेंस दिया गया है उसके तहत कुछ स्टेप गवर्नमेंट लिया है। कौन सा एक्ट पास हुआ है उसको फुलफिल करने के लिए डीपीएसपी को ये सब जो है किया हुआ है। तो ये सब भी जितना भी एक्ट में बताई उसको भी याद रखिएगा। आप आंसर लिख रहे हो या आंसर दे रहे हो, आप डिस्क्रिप्टिव लिख रहे हो या फिर ऑब्जेक्टिव लिख रहे हो, ये सब काम आने वाला है। लेकिन ऐसा है कि डीपीएसपी जो है उस पर क्रिटिसिज्म भी बहुत सारा दिया गया है, जैसे कि देख लेते हैं क्रिटिसिज्म भी कुछ है। हर एक चीज का मेरिट और डिमेरिट तो होता ही है। पहले तो है ये इलॉजिकली अरेंज है। इलॉजिकली अरेंज कैसे है, जैसे कि बहुत सारा इंपॉर्टेंट, ये इसमें मतलब कुछ क्रिटिसिज्म ये था कि बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज को और जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है उसको एक ही सिरे में लिखा दिया है, ये एक है। और ये एक है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट होता है सेंट्रल और स्टेट के बीच में। नो इन्फोर्समेंट पावर, इन्फोर्समेंट कोई भी इंस्टीट्यूशन नहीं है कि इसको इन्फोर्समेंट कर सके। इसको अगर स्टेट नहीं भी मानता है
तो मतलब कुछ भी उसमें लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता है। लैक ऑफ क्लैरिटी है, लैक ऑफ क्लैरिटी ही है कि क्लियर मतलब जो जितना भी आर्टिकल लिखा हुआ है क्लियर नहीं है। और एक है नो लीगल फोर्स, इसका कोई लीगल, जैसे कि फंडामेंटल राइट का लीगल फोर्स है, वो नहीं पूरा होने से लीगली कुछ एक्शन लिया जा सकता है, ऐसा डीपीएसपी में नहीं है, नो लीगल फोर्स है। फिर भी देखिए डीपीएसपी में इतना सब में एक्ट और इतना सब कुछ किया है गवर्नमेंट, तो इसका इम्पोर्टेंस तो बहुत ही बनता है। कुछ क्रिटिसिज्म दिया गया है, फिर भी जो डीपीएसपी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सोल बोल के बोला जाता है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है डीपीएसपी एक डेमोक्रेसी के लिए, पर्टिकुलरली इंडिया जो कि हर वर्ल्ड का जो है लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। तो ये टोटली हम लोग डिस्कशन किए, कुछ एनालाइज किए हम लोग डीपीएसपी के बारे में। नेक्स्ट आपको लोग अगर कोई टॉपिक का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आपको कौन सा टॉपिक का पॉलिटी का चाहिए। थैंक यू टिल देन।